सबसे पहले मैं शिवगंगा अवधान, आपका प्रोफेसर शिवगंगा अवधान, आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। आप डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उनका फेवरेट सब्जेक्ट और वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये मतलब कहिए। Good morning, everyone. As sir is asking me my favorite subject. My favorite subject, what do you think? Yes. I was having interest only studying in maths. हिंदी में Since बोले my हिंदी। मुझे बचपन से मैथ्स सब्जेक्ट बहुत पसंद आता था और इसलिए मैं सिर्फ मैथ्स का पढ़ाई करती थी और बाकी सब्जेक्ट बस पास करके अगले क्लास में जाना है, इसलिए बाकी के सब्जेक्ट पढ़ती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट सो मेनी सिचुएशंस इन माय लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। जो मैथ्स की अचीवमेंट्स जो छोटी छोटी थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। मुझे इंटरेस्ट था, मैं बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं थी या फिर बहुत ही स्कॉलर नहीं थी, बस मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद था और जिससे मुझे मार्क्स अच्छे आते थे। तो थोड़ा बचपन से आपकी जो मैथ की स्टोरी बताइए। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। यस। सो मैंने 10th का प्रीलिम्स दिया और मेरे मैथ्स टीचर ने वो मेरा पेपर चेक किया। I was in Navodaya and we are living in hostel and my teacher has मेरे मैथ्स टीचर ने मेरा पेपर चेक किया रात को लेट, और दैट टाइम मोबाइल फोन्स एंड दीज टेलीफोन्स आर वेरी रेयर, और मेरे हॉस्टल में मैम के पास एक फ़ोन रहता था जिसके ऊपर हमारा कभी तो 2 महीने में एक बार घर से कॉल आता था, तभी बुलाते थे। मुझे लाइफ में 5 साल में नवोदया में थी, एक भी कॉल मेरे लिए नहीं आया था मेरे घर से। तो अचानक से मैम ने मुझे बुलाया, किसी के हाथ से मैसेज दिया कि शिवगंगा तुम्हारे लिए कॉल है रात को 9:30 बजे। और आई वॉज सरप्राइज कि क्या हुआ होगा, मेरे पेरेंट्स का तो कॉल नहीं है, किसका, मतलब मुझे मेरे घर से तो कॉल नहीं है, तब मेरे फादर तो नहीं थे, बट मुझे थोड़ा डर लग गया और मैं गई मैम के यहाँ और देखा तो मेरे मैथ्स टीचर का कॉल था। वहीं पर रहते थे वो, और क्वार्टर में उसी एरिया में, थोड़ा अलग लोकेशन पे। वहीं से उन्होंने कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि शिवगंगा तुम इतना अच्छा पेपर कैसे लिख पाती हो। और मुझे ये इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। एक तो मैंने क्यों अच्छा लिखा ये मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था इसलिए मैं पढ़ती थी और मैं जो आता था उतना लिखती थी, और उसमें मुझे 97 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। वो भी 100 नहीं थे, तो इट वाज कि हाँ ठीक है ना, तो मैं क्या बताऊँ इसके लिए, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और सर ने वो पूछा और फिर रख दिया, मेरे से रहा नहीं गया, मुझे तुम्हें पूछना है और बताना है पूरे क्लास को कि हाउ यू आर एबल टू मैनेज दैट। बस मैंने कुछ भी बिना बोले, फ़ोन हमारा ख़त्म हो गया, मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन क्लास में गई, जाते ही मतलब जो दूसरा तीसरा लेक्चर होगा मेरा मैथ्स का, जाते ही सर ने स्टार्ट किया, शिवगंगा स्टैंड अप। खड़ी हो गई मैं एकदम लास्ट बेंच के एकदम कॉर्नर में, मुझे अभी भी याद है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर वाली सीट पे मैं बैठी थी, वहाँ पे खड़ी हो गई। मेरी क्लास का एक स्टूडेंट था, उसे हमेशा सर फर्स्ट बेंच पे बुलाते थे आते ही, और देन ही स्टार्ट्स टीचिंग। वो फर्स्ट बेंच पे बैठा था, उसे भी मैं नाम नहीं लूँगी, उसे भी खड़ा किया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब येस्टरडे ऑल्सो, पिछली नाइट को ही मुझे एक कॉल पे सर ने कुछ बोला, उसका मेरे पास जवाब नहीं था। अगले दिन सर ने खड़ा किया है, अब क्या पूछेंगे और मैं क्या बोलूँ। मेरा तो टेंशन इतना हाई हो गया कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस विथ वर्ड्स। तो सर ने स्टार्ट किया कि तुम कहाँ से आई हो। तो मैंने बोला बानेगांव नाम का एक गांव है, छोटा सा गांव है जालना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आई हूँ। सर ने पूछा तुम पानी कौन सा पीते हो अपने गांव में।
मेरा कंफ्यूजन का स्टेटस यू कैन नॉट इमेजिन। अब ये क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, मैं तो पूरा कंफ्यूज थी। तो मैंने सीधा बोल दिया कि सर, मेरा गांव गोदावरी नदी के रिवर की साइड में है, तो उसी रिवर का पानी हम पीते हैं। सर ने पूछा, मेरे एक क्लास सीनियर श्री कृष्णा उड़ान करके एक मेरा कजिन था, वो भी अपने क्लास में मैथ्स में टॉपर रहता था। और सर ने पूछा, वो कौन है तुम्हारा? मैं बोली, मेरा भाई है। अरे तुम कौन सा पानी पीते हो, जरा लाओ और इसको पिलाओ, इसको 0 मार्क्स मिले हैं। कैसे कोई 0 मार्क्स ले सकता है मैथ्स में? तुम कुछ भी लिखो तो एटलीस्ट मार्क्स तो आते हैं, आप कैसे मैनेज कर लेती हो? 97 मार्क्स आपको कैसे मिले? सर ने पूछा और अगेन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा कुछ पूछते पानी के जैसा तो मैं जवाब दे पाती, पर ये मैं कभी जवाब नहीं दे पाई। एंड ऐसे एक किस्सा मेरे साथ हुआ है। 9th ग्रेड की बात करें, जब मेरा 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ एंड आई जस्ट एंटर्ड इनटू 9th स्टैंडर्ड, दैट टाइम सडन हिंदी में। यस, ऐसी सिचुएशन आ गई कि फिर से रात को हमारा डिनर हो गया था एंड डिनर के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ मुझे नहीं पता था। समथिंग आई वॉज फीलिंग रॉन्ग, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसे मुझे इंटरनली महसूस हो रहा था। एंड मेरे गांव से कोई मुझे लेने के लिए आ गए। एक मेरे और एक लड़का था मेरे गांव की तरफ का, उसके पेरेंट्स मुझे लेने के लिए आ गए कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा बहुत तुम्हारी याद कर रहे हैं और इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मुझे वो चीज़ पे बिलीव नहीं हुआ, बट आई कुड नॉट, मतलब मैं गेस नहीं कर पाई कि ये क्या हो सकता था। और फिर मैं उनके साथ गई। पूरा रास्ता ट्रैवलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। कुछ इंटरनल इंट्यूशन होगा जो मुझे बता रहा था कि कोई बड़ा दुख, बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। एंड बट आई वॉज टोटली अनअवेयर। एंड घर जाके जब मुझे लेके गए वो, और घर जाके देखा तो मेरे फादर की डेड बॉडी डायरेक्ट मेरे सामने थी। और मुझे बताया गया कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल फॉर सम डेज एंड नाउ ही इज़ नो मोर। मैं बहुत लाडली थी अपने फादर की, और मुझे वो पूरा आई कुड नॉट डाइजेस्ट दैट। एंड मैं वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाई तब भी नहीं, और लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगी कि एक फादर के बिना लड़की को कैसे महसूस होता है। एंड दैट वाज द वेरी डिफिकल्ट टाइम कि मैंने जो फेस किया। बट आफ्टर दैट 2-3 दिन के बाद ही, वो 10-12-13 दिन का जो रिचुअल्स होता है, उतने दिन मुझे नहीं रोका गया क्योंकि मैं पूरा मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं रो भी नहीं रही थी और कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर रही थी। तो मुझे वापस भेजा गया कि ये लड़की पागल हो जाएगी यहीं पे रखेंगे तो। और स्कूल में वापस भेजा गया। वहाँ पर सब लोग मुझे थोड़ा अलग से ट्रीट कर रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर ले रहे थे, सब हो रहा था। थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। मेरा 10th में मैथ्स अच्छा था बट बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं थे, और कभी भी मैं स्कूल की टॉपर नहीं रही हूँ, और बहुत ही नॉर्मल, मेरा कभी फर्स्ट क्लास नहीं गया, बट मेरे कभी 70 अबव स्कूल में मार्क्स भी परसेंटेज नहीं आए हैं। सो आई वॉज वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। बट आफ्टर दिस इंसिडेंस माई मेरा पढ़ाई में से ध्यान निकल गया, और मुझे बहुत लाइफ की तरफ देखने का मेरा मैं नीरस हो गई पूरा। मतलब कुछ रखा ही नहीं है लाइफ में, ऐसे लगने लगा। बट मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया, एक्स्ट्रा मेरी तरफ ध्यान दिया। मेरे फ्रेंड्स मुझे जो पहले थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता था अब कम करने लगे, और उनको लगता था कि इसे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो, मतलब उनके पापा का प्यार सबको मिलेगा। अभी हर महीने में पेरेंट्स मीटिंग पे मेरे पापा आते थे, और दो बार नहीं आए होंगे गुजरने से पहले, तो किसी और को भेजा, पर मुझे वो डाउट नहीं आया, कुछ ये नहीं हुआ। बट वो सभी गर्ल्स फिर उसके बाद से मुझे ज़्यादा ख्याल रखने लगी, और थोड़ा धीरे धीरे करके मैं उससे बाहर निकली, और देन आई गॉन थ्रू दैट। नाउ आई कैन, मतलब जो मैं मेंटली डिस्ट्रेस हो गई थी उससे थोड़ा बाहर निकल आई।
and time is the solution for every problem. So like that way, after some time I can manage myself. आगे की पढ़ाई उसमें Yes. आपको बहुत सारी कठिनाइयां आई, उसके बारे में बताइए। यस सी हम लड़कियां जिनको लोग बोलते हैं कि बहुत सारे ओनर्स होते हैं, जैसे बचपन से अपने पापा का नाम लेके हमें बुलाते हैं कि इनकी बेटी है, देन बड़ा होने के बाद इसकी वाइफ है, देन और बड़ा होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद इसकी मम्मी है। तो अपना कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। वैसे सबके जैसा मेरा था। मेरे पापा गुजरने के बाद ओनर्स एक्स्ट्रा हो गए, ऑल रिलेटिव्स एंड क्लोज पीपल सो कॉल्ड, all of them have captured my ownership and they have decided कि अभी 9th में है तो 10th कैसा तैसा कंप्लीट कर लेते हैं, वन ऑफ द गोल वी कैन सी, एंड उसके बाद इसकी शादी करा देंगे. सो everyone is forcing, and my mother, as we all know, that time when we were that time my mother was not able to take the decision कि मैंने मेरी लड़की को पढ़ाना चाहिए, ऐसा वो बोल नहीं सकती थी, उतना उसे फ्रीडम नहीं था. तो दैट टाइम मुझे सबने फोर्स किया कि 10th के बाद तुम्हें शादी ही करना पड़ेगा. बट इन माई स्कूल द मोटिवेशन and the environment and the overall development which we all get, हम सबको वो हर चीज़ को वर्ड्स में हम नहीं बोल सकते, बट वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग दैट कि तुम ये कर सकती हो, तुमने ये करना चाहिए, वेदर ये स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, पढ़ाई में हो, हर चीज़ में हमें मोटिवेट करते रहते हैं. एंड वो मोटिवेशन ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में घर कर लिया था, और मुझे लगता था कि मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगी. जैसे मेरे मैथ्स के लिए इतना सब मेरा सर ने ये अप्रिशिएट किया है, एंड मुझे लगता है मैं कुछ ना कुछ करके दिखा सकती हूँ. तो ये कन्विंस किया मैंने घर पे. मेरा भाई है 1 साल बड़ा, जिसको जैसे मैंने मेरे 8th कंप्लीट के बाद मेरे फादर एक्सपायर हुए, वो जस्ट 9th कंप्लीट था, उसे अपनी स्टडी ख़त्म करनी पड़ी, एंड उसने पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. वो भाई को मैंने एक कन्विंस किया कि तू मुझे और थोड़ा चांस दे, मुझे पढ़ने दे. फिर मुझे एक शर्त के ऊपर पढ़ाई के लिए हाँ बोला वो, कि तू नज़दीक कहीं पढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट के बाहर मैं तुझे नहीं भेज सकता हूँ. तो फिर एक प्राइवेट स्कूल में मैं 11th 12th किया. 11th क्लास का जब मेरा रिजल्ट था, जिस दिन मेरा रिजल्ट लगा 11th क्लास का, I was topper in 11th standard, first time topper. उसके 3 दिन पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, एंड मैं घर गई. मेरे कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड के टीचर्स को वगैरह पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, और सब लोग रिजल्ट के लिए आए, एंड मैं रिजल्ट के लिए नहीं गई. एज अ टॉपर सबको ऐसे क्यूरियोसिटी था कि ये क्यों नहीं आई, और इसको बताना चाहिए. जो मेरा एक नंबर दिया था, मेरे पास तो अपना मोबाइल नहीं था, या फिर पेरेंट्स के पास भी, तो एक नंबर पे कॉल किया उन्होंने कि इसका रिजल्ट लगा है और उसे भेजो रिजल्ट के लिए. फिर घर में पता चला, और मैं और ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी. जैसे कि अभी तो जो आधा बोलते हैं कि छाया थी मम्मी के प्यार की, तो वो भी अभी चली गई, और टोटली मुझे ऐसे लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है और इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. तब मेरे टीचर का कॉल आया था, और मुझे किसी के थ्रू मैसेज आया कि अभी इनका रिज़ल्ट लगा है और इनको वहाँ बुलाया है रिज़ल्ट लेने के लिए. मेरे दादाजी मेरे साथ आए और वहाँ जाके देखा, और मेरे टीचर ने उनको बताया कि she is a topper in class, because after Navodaya when I studied outside, तो it was very easy study for me. Navodaya में हम जो सीखते हैं CBSE पैटर्न में सीख के बाद में मैंने मेरा 11th मैंने SSC पैटर्न में किया, तो मुझे वो बहुत ही easy लगा था, और मैंने नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जस्ट रेगुलर स्टडीज़ के थ्रू मेरा ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे और एक क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं है,
तो मैं कैसे टॉपर थी मुझे नहीं पता था, बट मेरे टीचर ने मेरे दादाजी को पकड़ लिया और वो गले में गले डाल के रो रहे थे दोनों। एक मेरे टीचर की ये लड़की इतने बैड सिचुएशन से गुजर रही है बट कितना अच्छा उसका स्कोर है, ये थॉट था मेरे टीचर का रोने का। एंड मेरे दादाजी की अभी ये इतना बुरा हुआ है ये लड़की के साथ जिसकी शादी हमने ऑलरेडी करनी चाहिए थी, एटलीस्ट मम्मी तो देखती थी 10th के बाद शादी कर देते, तो अभी तो कोई नहीं है उसे, मेरा भी कुछ भरोसा नहीं है। इसकी शादी करने वाला और वो देखने वाला कोई भी नहीं बचा है इसको। एंड क्यों इसको इतने अच्छे मार्क्स आए होंगे जिसके कारण हमें इसको पढ़ाना पड़ेगा शायद। तो वो मतलब अपने वर्ड्स में एकदम इसके साथ मेरे टीचर के गले में पड़ के रो रहे थे कि नहीं, इसका स्कोर ऐसा नहीं आना चाहिए था, ये फेल हो जाती तो हम इसका शादी कर देते थे। बट मेरे टीचर ने उनको समझाया। फिर कुछ टीचर्स घर पे मिलने के लिए आए और बहुत उनको घर पे बताया, मेरे भाई को समझाया और मेरे दादाजी को समझाया और बोला कि उसे बेसिक पढ़ाई करने दो, शी इज़ वेरी स्कॉलर एंड एक बार वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तो आपको आगे के टेंशन्स नहीं आएंगे, ये उनको बताया। तो थोड़ा कन्विंस हो गए, बट कन्विंस इतनी मतलब थोड़े से कन्विंस हो गए, पूरा नहीं। तो आफ्टर 12th मेरे भाई ने मुझे ऑप्शन, मतलब थोड़ा एक दो एजुकेटेड लोग, मेरे घर में कोई एजुकेटेड नहीं था क्लोज रिलेशन में, तो एक टीचर थे हमारे रिलेशन में, उनके पास मुझे भेजा गया छुट्टियों में और जस्ट टू डिस्कस कि मैं कम से कम टाइम में क्या अचीव कर सकती हूँ। तो तब डीएड का बहुत ज़्यादा ये था और मुझे बोला गया कि तू डीएड कर, 2 साल में पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद तू इमीडिएटली जॉब कर पाएगी एंड देन तुम्हारा पूरा अच्छा हो जाएगा। और जल्दी से इसका पूरा मतलब मुझे पढ़ाई करने देना है ये किसी का एम नहीं था, मेरी जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो जाए ताकि मैं शादी के लिए जल्दी इजीली हाँ कर पाऊँ, ये सबका एम था। वो टीचर भी जो मुझे कन्विंस कर रहे थे, इवन दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग द सेम एम कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई खत्म हो जाए एंड मेरी शादी हो जाए। फिर हमने इंक्वायरी किया डीएड क्या होता है, आजू बाजू में जो कॉलेजेस थे वहाँ पे इंक्वायरी किया, जो करिकुलम एंड ऑल देखा, तो मुझे ऐसा पता चला कि मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है। आई शुड नॉट डू दैट, आई कैन डू एनीथिंग, मुझे दूसरा कुछ तो करना चाहिए बट मैं डीएड नहीं करना चाहिए। एंड फिर क्या करूँ, ऑप्शंस तो पता ही नहीं थे, घर में बताने वाला कोई नहीं था। तो किसी से सुना था कि जिसको मैथ्स आता है वो इंजीनियरिंग कर सकता है, मतलब इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स अच्छा होना ज़रूरी है और अपना तो सिर्फ मैथ्स ही अच्छा है, तो इंजीनियरिंग इज़ द ओनली ऑप्शन जो मेरे लिए बना है, ऐसे मुझे लगा। फिर मेरे भाई ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारी लक्ष्मण रेखा पता है ना तुम्हें, डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं पढ़ना है, उसके आगे मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ। फिर जालना डिस्ट्रिक्ट में सिंगल इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो था, मैं लकी थी, मेरे डिसीजन, इंजीनियरिंग का डिसीजन लेने से 1 साल पहले ही वो कॉलेज खुला था। तो मतलब फर्स्ट बैच, मैं सेकंड बैच की स्टूडेंट हूँ वहाँ की, तो शायद वो कॉलेज भी मेरे लिए ही खुला था। जैसे मैं सोचती हूँ कि इंजीनियरिंग मेरे लिए बना है, वैसे वो कॉलेज भी मेरे लिए ही खुला था। और फिर मेरे बहुत सारे कंपैरिजन के साथ, एक तो मेरा इंटरेस्ट मुझे बोल रहा था कि मैंने इंजीनियरिंग करना चाहिए, दूसरा मैंने और थोड़ा योर कन्विंसिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ गर्ल, एज अ लेडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा दुनिया के साथ लड़ना है, बट हम लड़ते लड़ते हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, तो कभी लड़ना है, कभी कन्विंस करना है। तो ये मुझे पता नहीं अंदर से थोड़ा आ गया, शायद सिचुएशन ने ऐसा बना दिया कि सामने वाले को कन्विंस करना ही चाहिए, हो सके उतना, नहीं होता है तो फिर फाइटिंग पे आ जाओ। तो मैंने कन्विंस किया विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल टर्म्स। तो इंजीनियरिंग 4 साल, डीएड 2 साल। डीएड की फीस जितना मेरा लक्ष्मण रेखा के अंदर था उसकी डोनेशन लगती थी मिनिमम 3 lakhs और प्लस विद दैट योर फीस। तो मेरे भाई को मैंने पूछा, और हाँ, इंजीनियरिंग की फीस तब
नया कॉलेज था और उसकी फीस थी 15 to 18,000। हमारे टाइम पे CET JEE ऐसा कुछ नहीं था। 12th के रिजल्ट के ऊपर से आपका एडमिशन होता था, तो आपको कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से फीस कम ज़्यादा होती थी। अगर आपका 90 अबव है तो आपका फीस कम, आपका 70 है तो उससे ज़्यादा, लाइकवाइज। तो मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे 15 to 18,000 का फीस भरना था। 4 साल का एडिशन किया और यहाँ 2 साल का फीस का एडिशन प्लस वो डोनेशन का किया। कन्विंसिंग के लिए मैं पॉइंट्स ढूंढ रही थी, तो ये और एक पॉइंट मुझे मिला, बट एक निगेटिव पॉइंट था 4 साल, तो जिसके लिए पूरा बहुत सारे लोग मुझे ये जिन्होंने मेरा ओनरशिप खुद से ही ले लिया था, वो लोग कन्विंस मतलब मेरे भाई को बोलते थे कि इतना पढ़ाई नहीं कराना चाहिए लड़कियों को। हमारे आजू बाजू के 10 गांव जो सर्कल है वहाँ पे कोई भी 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं किया है, 4 साल का तो ग्रेजुएशन होता ही नहीं है, ऐसा मेरा उनका अंडरस्टैंडिंग था। तो मुझे ऐसे कैसे मना किया जाए, इस पे सब तुले थे। फिर मैंने बैठ के मेरे भाई को घर में शांति से कन्विंस किया कि ये देख, तू 3 लाख 3.5 लाख तक भरेगा, 2 साल में शादी खत्म कर देगा, बहुत सारा दहेज देगा और इतना सारा पैसा तू कहाँ से लाएगा। सो वो भी मान गया कि हाँ बजट का एजुकेशन है। तो मैंने बोला 2 साल मुझे एक्स्ट्रा दे दे। 2 साल कौन से, बीएड 2 साल में होता था और इंजीनियरिंग 4 साल, 2 एक्स्ट्रा के साल दे दे, मैं तेरा पैसा बचाती हूँ। वो उसे सही लगा एंड उसने मुझे चांस दिया। अगेन वन मोर कंडीशन अलॉन्ग विद दैट लक्ष्मण रेखा, कि तू हर साल मुझे रिजल्ट जब भी बताएगी तो कितने सब्जेक्ट में पास, कितने सब्जेक्ट में फेल होती है ये बताएगी। जैसे ही तू फेल होगी ना उस साल तेरी शादी हो जाएगी, ऐसे मुझे उसने बता दिया। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे था कि फेलियर इज अ शादी मतलब जैसे ही मेरा एक सब्जेक्ट बैक रहेगा तो मेरी शादी हो जाएगी। तो मैं मन लगा के पढ़ती थी। अगेन इंजीनियरिंग का पूरा बैकग्राउंड मेरे लिए बहुत नया था, टेक्निकल एजुकेशन एंड ऑल। मैं छोटे से गांव से आई हूँ जहाँ पर मैंने IIT नाम का कोई इंस्टीट्यूट होता है, ये मेरा इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मुझे पता चला। इंजीनियरिंग मैथ्स वाले लोग लेते हैं, बट इसके अलावा मैथ्स छोड़ के और भी सब्जेक्ट इसमें होते हैं, ये भी मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद पता चला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नई थी। एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने में मुझे टाइम गया, बट अलॉन्ग विद दैट मुझे डर था पीछे से कि अगर मेरा सब्जेक्ट रह जाएगा तो मेरी शादी हो जाएगी। ऐसा डर, पूरा वो कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स के साथ मैंने मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म किया। मैं तब मेरे टाइम पे कॉइन बॉक्स रहते थे और मैं कॉल करती थी। मेरे भाई के पास फ़ोन नहीं था, घर में किसी के पास फ़ोन नहीं था, और बाजू वाले में कोई तो छोटा सा दुकान, उसके पास रहता था फ़ोन, वहाँ पे कॉल करके बताना और ये सब रहता था। मैं हमेशा रिजल्ट, 3rd ईयर के रिजल्ट में मैंने बताया था मेरे भाई को कि हाँ मेरा डिस्टिंक्शन आया, तो मुझे अच्छे से याद है मेरा भाई बोलता था वो जो बोल रही है, मतलब डिस्टिंक्शन ही इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस, तो मेरा भाई बोलता था वो जो बोल रही है मुझे नहीं समझ में आया, पास की फेल इतना बता दे। पास है तो तेरे लिए खुशी और फेल है तो मेरे लिए खुशी, क्योंकि अभी तेरी शादी हो जाए कर सकता हूँ मैं। ऐसे मैं उसे हर साल अपना रिजल्ट बताती थी और ऐसे मेरा भी, मतलब आई टुक so much efforts for adjusting myself in that environment as compared to studies. मैंने अपनी पढ़ाई बहुत ही लाइटली और बहुत ही इजीली कंप्लीट की है, क्योंकि हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बचपन में जब जो एज में मिलने चाहिए वो सब हमें मिले थे। रेगुलर पढ़ाई, रेगुलर स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो सीख हमें मिली है, मतलब मैं आई एम गेटिंग सरप्राइज कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं बहुत बड़ा होने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि ब्लैक कलर हम गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। इसके लिए वो पूछते हैं कि क्यों। अब आफ्टर सो मच ऑफ स्टडीज एंड ऑल, ये जब क्वेश्चन पूछते हैं कि सनलाइट वो एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर, ये भी उनको पता नहीं है। बट
ये चीज़ें हमने बहुत ही लाइट मैनर में, बहुत ही मतलब ये पढ़ने जैसी चीज़ नहीं है, ऐसे मुझे लगा था, लगता है अभी भी, बट लोगों को पता नहीं है। वो टाइम पे मतलब मेरे घर में कुछ अवेयरनेस नहीं था, बट स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया, जैसे कि मॉर्निंग में हमने बॉइल्ड एग खाएंगे तो हमारा प्रोटीन लेवल अच्छा रहता है। ये मैंने घर में कभी सुना नहीं था, और आज भी मैं घर पे बोलूँगी तो मेरे मायके में वो बोलेंगे कि कुछ भी बोलती है लड़की, मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स। बट मुझे वो एनवायरनमेंट में रखा गया। इवनिंग में एवरी डे वी यूज टू हैव वन फ्रूट। मेरे घर में फ्रूट्स महीने में एक बार आते होंगे, जब मैं बचपन में मतलब जब मेरे पापा थे तो कहीं दूसरे गांव में जाएंगे तो आते टाइम कुछ लाना है करके। सो इतना सारा फैसिलिटीज, नॉट ओनली स्टडीज बट योर हेल्थ कॉन्शियसनेस, योर रूटीन, डिसिप्लिन, मॉर्निंग में इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, एवरीथिंग हमने जो वहाँ पे पढ़ा है उसका मुझे लाइफ में हर मोमेंट में मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। एंड आई रियली ग्रेट टू हैव दैट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। आपके भाई, मुझे उनसे जरूर मिलना है, और वो आपको हमेशा अगले पायदान पे पुश कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपको शायद लग रहा होगा कि सचमुच शादी करा देगा। मुझे नहीं लगता वो आपकी शादी कराने वाला था, वो आपको जस्ट धमका रहा था। Actually, because the kind of emotional touch we were having without parents, हम ही एक दूसरे के पेरेंट्स थे। हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि मुझे मेरे भाई ने, जो सिर्फ 1 साल मेरे से बड़ा है, मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया है उसने, और हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिलेशन है हमारा। और वो मुझे धमकाता था, बट उसमें 20% धमकी थी जो पूरा समाज और सोसाइटी उसको फोर्स करती थी कि मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड कि किसी ने उसे ये भी बोला था कि 4 साल की पढ़ाई होती ही नहीं है, जा तू देख तेरी बहन कुछ और कर रही होगी वहाँ पे। सो उसने कैसे फेस किया होगा वो पर्सन को। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे अंदर की वो देखता है और मुझे मोटिवेट करता रहा। और कुछ चीज़ें मैंने भी देखी है कि वो बैकग्राउंड में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है, तो मैंने उसका सुनना चाहिए। सो ऐसे ब्लेंड ऑफ दीज थिंग्स वी हैव। तो वो जो धमकी थी कि तू बस फेलियर का तेरा रिजल्ट बता दे, तो उसमें 20% धमकी थी और 80% उसका प्यार था। बट मुझे विथ ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड ऑल, मुझे ऐसे लगता था कि वो 90% धमकी रहेगी और 10% वो मुझे प्यार से बोल रहा है। बट नाउ आई कैन रियलाइज दैट ऐसे नहीं था। वो आपकी पढ़ाई के पैसे देते थे, और उसके बारे में आपने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई, तो वो शेयर कीजिए। एक चप्पल की स्टोरी। मेरे क्लास में जो लड़कियां पढ़ती थी, अच्छे बैकग्राउंड से थी, फाइनेंशियल स्टेटस उनका अच्छा था। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ, तो वो सबके पास कंप्यूटर था और मेरे पास नहीं था। तो एक दिन ऐसे मैं उसके पास रोते मतलब ऐसे ही, मतलब भाई के सामने कैसे रोते हम, तू हमेशा मुझे कम पैसे देता है, मुझे सफिशिएंट नहीं होते हैं। और वो तो किसान है। यस, और मुझे कंप्यूटर चाहिए, मैं जितना पढ़ रही हूँ उससे ज़्यादा पढ़ सकती हूँ, मुझे अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए। तो उसने मुझे समझाया कि ये देख, जो है तुझे इंजीनियरिंग करा रहा हूँ, तो इट इटसेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है कि ये चीज़ आपको चाहिए और मिल गई। ऐसे लाइफ, द बॉय हु इज़ 9th स्टैंडर्ड एजुकेटेड, ही इज़ नॉट ही हैज़, मतलब उसे चांस ही नहीं मिला उसका 10th कंप्लीट करने का। उसने मुझे बहुत सारे लाइफ लेसन्स दिए हैं। उसमें से वन ऑफ द लेसन इज़ लाइक कि लाइफ में कभी ऐसा इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। हमारे पास कभी ऐसा नहीं होता कि 100% मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया, ऐसे नहीं होता है। हमेशा आपका डिज़ायर होता ही है कि आज मेरे पास ये है तो मुझे कल वो चाहिए। बट हमने हमेशा
वो लोगों की तरफ देखना चाहिए जिनको हमारे पास जो है वो भी फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि जब हम पैर से चल सकते हैं तो हमें बुरा लगता है कि मुझे चलना पड़ रहा है, वो भी मेरे पास चप्पल भी नहीं है जिसको पहन के मैं चल सकूं, पत्थर चुभ रहे हैं, गरम लग रहा है सब। तो वो लोगों की तरफ देखो जिनके पैर ही नहीं है और जिनके सपने हैं कि अपने पैर पर चल सको। जब तुम चप्पल पहन के चल सकते हो तो तुम वो लोगों की तरफ देखो कि जिनको चप्पल खरीदने का भी उनके पास पैसा नहीं है। और जब तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम ये मत सोचो कि मुझे 4 व्हीलर में या फिर 2 व्हीलर पे जाना चाहिए, साइकिल के लिए बहुत पेडल मारना पड़ता है, थक जाता हूँ, ये नहीं सोचना है। तुम वो लोगों की तरफ देखो जिनका साइकिल परचेस करने का भी कैपेसिटी नहीं है। और एक दिन तुम एरोप्लेन में भी बैठोगी ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि मेरे पास ये तो मिल गया और ये अगला कुछ मिलना चाहिए। सो इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। बट हमें अपने ऊपर मतलब किस चीज़ की तरफ फोकस करना है ये हमें डिसाइड करना आना चाहिए। वी शुड नॉट लुक टुवर्ड्स द पीपल हैविंग मोर कंफर्टेबल लाइफ देन अस। अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे गोल से हम डाइवर्ट हो जाते हैं और हमें बुरा ही लगने लगता है कि मतलब अगर मैं ये सोचती कि मेरे फ्रेंड्स के पास कंप्यूटर्स है इसलिए वो अच्छा पढ़ पाती है और मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं अच्छा पढ़ा तो भी चलेगा, तो हो सकता था कि मैं अच्छा नहीं पढ़ती और मैं फेल हो जाती और मेरी शादी हो जाती। बट ऐसा नहीं, उसने मुझे सिखाया और मुझे वो बहुत सही लगा। हमारे सिखाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, आपका एक्सेप्टेंस भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको 10 चीज़ें सीखी जाए उसमें से 2 ही चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। तो मैंने वो मन से एक्सेप्ट किया था कि यही सही है। मैं अगर दुख मानती रहूँगी तो मेरा गोल साइड बाय हो जाएगा एंड दुख भी होता है ना, मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं हम लोग। तो इट्स एंड मैंने वो प्रैक्टिस किया तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा कि हम जब अपने से छोटे मीन्स नॉट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, जिनको हमसे कम फैसिलिटीज मिलती है, जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है, ये लोगों को अगर हमने देखा और थोड़ा सा सोचा तो वी फील सो फॉर्चुनेट एंड हम हैप्पी हो जाते हैं कि यस मुझे ये तो दिया है भगवान ने। और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड हमें प्रमोट करता है और हम ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, अपने गोल की तरफ फोकस कर पाते हैं। तो आप कभी भी एज अ ह्यूमन हमें हमेशा यही रहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो यस वो तो थिंकिंग सही है, उसके लिए हमने प्रयास करना ही चाहिए। बट ऐसा नहीं उसके लिए दुख मानते बैठो और हमारे हथियार डाल दो और फिर दुख में ही रहो, नहीं वो नहीं होना चाहिए। सो ये मैंने अपने भाई से सीखा एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव दैट ब्रदर विथ मी। थोड़ा सा आगे चले जाएं। जिस चीज को आप पुश आउट कर रहे थे कि शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, फाइनली वो हुई? यस जैसे मतलब एक डायलॉग है कि किसी चीज को आप चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। मैंने नहीं चाहा था मेरी शादी हो जाए, पर मेरे भाई और बहुत सारे लोग इसकी जल्दी से शादी हो जाए इस चीज़ में लगे थे, तो भगवान ने उनकी सुन ली। और मेरा फाइनल ईयर जब चल रहा था, मेरे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए थे एंड प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, तो वो बाकी था एंड उसके लिए 10 डेज का टाइम था। एज आई जस्ट नाउ डिस्कस कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था और मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए था, क्योंकि प्रोजेक्ट करना है तो कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकते। और छुट्टी मतलब एग्ज़ाम के बाद तो छुट्टी होती है, तो कॉलेज का कंप्यूटर भी एक्सेसिबल नहीं था। अब घर में कैसे मैनेज करूँ, तो मेरे एक बहुत वेल विशर क्षमा देशपांडे करके एक आंटी है जिनके साथ मैं रेंट से रहती थी, तो वो साइड में रहती थी, उनके घर में मैं शिफ्ट हो गई जालना से औरंगाबाद। एंड उनके वो अंकल के पास कंप्यूटर था, तो मैंने पूछा कि मुझे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए, उसका प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिन कंप्यूटर चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत खुशी से इनवाइट किया एंड 10 डेज उनके घर में मैं रही।
10 डेज ख़त्म होने से पहले ही मतलब आफ्टर 2-3 डेज जब मैं उनके यहाँ गई, मेरा अच्छा चल रहा था, प्रोजेक्ट की मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ये मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट एग्ज़ाम था और मैं बहुत खुश थी कि मतलब मेरा जो सपना था इंजीनियर बनने का, जो सपना धीरे धीरे बनता गया, तो अभी वो कंप्लीट होने को है। वो स्टेज में थी तो एक दिन फ़ोन आया मेरे भाई का, अंकल के फ़ोन पे फ़ोन आया और मुझे बोला वो कि कल तुझे देखने के लिए आने वाले हैं, सो बी रेडी। तो मतलब भाई को जवाब देना था, हम दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने बोला मैं वो लड़के की तरफ सीधा नहीं देखूंगी, टेढ़ा देखूंगी, मैं सीधा नहीं चलूंगी। मतलब लड़की चलने में ठीक नहीं है, देखने में ठीक नहीं, इसकी नज़र मतलब मराठीत तिरळ म्हणतो ना आपण, तसं मैं इंटेंशनली ऐसा करूंगी अगर तू ऐसा करे, मतलब लड़का बुलाएगा देखने के लिए तो उसने मुझे परेशान किया। अब एज अ बहन तो मेरा फर्ज बनता है ना उसे भी परेशान करने का, और हम इक्वल एज के थे तो हम फाइटिंग भी बहुत करते थे ऐसे, मतलब। तो मैंने उसको बोला कि मैं लड़के के सामने प्रॉपर बिहेव नहीं करूंगी जिससे वो मुझे रिजेक्ट करेगा। मेरा फाइनल एग्जाम है और अभी मैं कंप्लीट मतलब हाथ ही गया है और सूंड बची है, इतना सा मेरा ये है, और उसमें तू मुझे फेल कराएगा क्या? तो करना ही है, बट एग्जाम होने के बाद तू देखना, अभी मत मुझे डिस्टर्ब कर। ये सब मैं कन्विंस कर रही थी, बट उसने फ़ोन रख दिया मेरी बात अधूरी छोड़ के। फिर उसने मुझे आंटी के फ़ोन पे फ़ोन किया जहाँ जिनके यहाँ मैं रहने को गई थी, तो उसने उन्हें कन्विंस किया कि आई नो कि उसे पता है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, एनवायरनमेंट, स्टडीज़, एवरीथिंग को, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब को कोप अप करके आगे जाने के लिए मेरी बहन बहुत स्ट्रगल कर रही, ये मुझे पता है, बट मैं भी यहाँ बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। गांव के लोग मुझे पूछते हैं कि 4 साल की पढ़ाई नहीं होती, तेरी बहन वहां जाके कुछ क्या कर रही है, तू जाके चेक कर, कुछ तो मतलब आउट ऑफ ट्रैक कर रही होगी। और पूरे रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, इतना ज़्यादा एज तक किसी का भी हमारे रिलेटिव्स में शादी नहीं बचा था, मतलब मेरे से छोटी छोटी बहुत सारी गर्ल्स का शादी हो चुका था। तो मुझे बहुत प्रेशर है, और मैं अभी इतना अच्छा एक ये रिश्ता आया है और लड़का पुणे से है, और मुझे लगता है कि मेरी बहन जिसने इतना मेहनत किया है पुणे में अगर सेट हो जाएगी तो उसका भी अच्छा होगा, तो आप प्लीज़ उसे कन्विंस कीजिए। वो मेरा मान नहीं रही है, तो उसने आंटी को कन्विंस किया, फिर आंटी ने मुझे समझाया, और शी सेड कि लाइफ में हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है, एवरीबडी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़। जस्ट हमें ये देखना है कि कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कि हमेशा हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है, हमें जैसी चाहिए वैसी सिचुएशन भी नहीं आती है, तो हमें ही डिसाइड करना है कि ठीक है, वी हैव 4 पाथ्स, चारों पाथ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ करके इसमें से बेटर कौन सा रहेगा ये तो डिसाइड कर सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ किया और बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगी कल उसके सामने, जो होगा सो होगा। आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई रिलेटिव्स एंड ऑल, जिसका दिखाने का प्रोग्राम साड़ी पे नहीं नॉर्मल ड्रेस पे हुआ था, क्योंकि मैं किसी और के घर में सिर्फ ड्रेसेस मेरे पास थे, एंड साड़ी की तो मैंने सोची भी नहीं थी कभी। ऐसे प्रोग्राम हुआ होगा, एंड आई मैरिड विद द सेम बॉय। तो अभी वो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मतलब मुझे हाँ नहीं का मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सिर्फ पुणे में है और जॉब के लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है ये देखा। ही इज़ अ इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर, विशाल गव्हाणे, एंड बाकी सोचने जितनी मेरी मैच्योरिटी नहीं थी। सिर्फ इतना देखा, हमेशा लड़कियां यही देखती है कि मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो मेरा बीई होने वाला था और उसका एमई हो गया था, तो मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है, पुणे में सेटल्ड है, एंड मुझे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मेरे फादर इन लॉ सुंदरराव गव्हाणे, ही वॉज रिटायर्ड टीचर, एंड ये सब देख के मुझे ऐसे लगा कि घर में एजुकेशन का एनवायरनमेंट है तो मुझे आगे पढ़ने देंगे, एंड बस इतना ही सोच के मैंने हाँ बोल दिया।
थैंक यू, वेरी टचिंग स्टोरी। सो अब थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। आप अभी वहाँ से शुरुआत होके आपने बहुत सारी चीज़ें की है, उसके बारे में बताइए बच्चों को। मेरा बी कंप्लीट हो गया, आई मीन एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। मेरा रिजल्ट आने से पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, और मेरा रिजल्ट आने से पहले मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मुंबई में ही। अंधेरी में मेरा ऑफिस था, और बोरीवली में मैं रहती थी। वो लड़की पानेगांव से आई हुई, जिसने पुणे भी कभी नहीं देखा था। मुंबई में ट्रेन में मैंने कभी लाइफ में गई नहीं थी, फर्स्ट टाइम ट्रेन में यहाँ पर मुंबई में आने के बाद गई। हर बार लाइफ में मुझे जो स्ट्रगल लोग बोलते हैं, पढ़ाई में स्ट्रगल, जॉब में स्ट्रगल, चीज़ें सीखने में, आई मीन टेक्निकल चीज़ें सीखने में स्ट्रगल, वो मुझे कभी फेस नहीं हुआ। मुझे तो लाइफ की नॉर्मल चीज़ों में ही हमेशा स्ट्रगल, मतलब ट्रेन से ट्रैवल कैसे करना है, ये मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन था। मतलब मैं अकेली बैठूंगी उसमें। मेरे भाई को मुझे वो यहाँ छोड़ने के लिए आया। एक दिन मेरे साथ वो ऑफिस में आया और जाने लगा, तो मैंने उसको पूछा, अब मैं ट्रेन में अकेली आऊंगी? आना ही था, ये मुझे पता था, बट इट वॉज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी कि मतलब मुझे ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को लगती है, मेरे लिए बहुत बड़ी एंड डिफिकल्ट थी। एंड आई हैव पास्ड थ्रू दैट। एंड फिर मैंने 1 साल तक यहाँ रिलायंस में जॉब किया। एंगेजमेंट के बाद हमारा शादी हो गया। मेरे हस्बैंड पुणे में स्टेबल थे, एंड मैं यहाँ से अप डाउन करती थी, क्योंकि यहाँ मैं अकेली तो रह नहीं सकती थी। कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस। और 4-5 गर्ल्स थी जिनके साथ मैं रहती थी, तो एज अ मैरिड वुमन मुझे ही जाना पड़ता था कि हस्बैंड के साथ मिलने के लिए एवरी वीकेंड मैं जाती थी। कभी नहीं हुआ तो स्किप करती थी। और एक बार मैं पुणे गई और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, और मुझे पता चला, मतलब बहुत ज़्यादा पेट दुख रहा था मेरा, और मैं डॉक्टर के पास गई तो ये पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये पता चलने से पहले ही ये पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो गया है बिकॉज ऑफ दीज ट्रैवलिंग एंड ऑल हेक्टिक शेड्यूल एंड ऑल। तो उसके बाद डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि इसे बेड रेस्ट चाहिए। तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतना सारा ट्रैवलिंग एंड ऑल, आफ्टर दैट मेडिकल सिचुएशन आई कुड नॉट डू एज पर द सजेशन ऑफ डॉक्टर। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ फिजिकली एंड मेंटली, मेरा कैपेसिटी मैं कितना भी स्ट्रेच कर सकती हूँ, बट डॉक्टर ने बोला है तो सुनना पड़ेगा करके मैंने जॉब छोड़ दी। तब 2008 का रिसेशन था, और मुझे इंडस्ट्री में जॉब के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। फिर मेरी बेटी हुई, एंड और मुझे ब्रेक लेना पड़ा। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे इंस्पायर किया कि दोनों आईटी में रहेंगे, दोनों ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल पे रहेंगे, तो घर का कैसे होगा। तो सिंस ही वॉज अ टीचर, सो ही इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर, and for that the basic requirement is post graduation for becoming engineering teacher। अभी तो मैं वापस जाके डीएड बीएड वगैरह नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा ट्रैक अभी चेंज हो गया था। यू ऑलवेज हैव डिफरेंट ऑप्शंस विथ यू, आपको हमेशा उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि एक तो एमई करके टीचिंग फील्ड में जाओ, या फिर रिसेशन के लिए रोते बैठो कि हाँ रिसेशन है, जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा है। तो मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया अपने लिमिट्स को। मेरी लड़की जब 1 साल की थी तब मैंने एमई के लिए एडमिशन लिया। एडमिशन लो ये बोलने के लिए मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कोऑपरेट किया, आई मीन एडमिशन लेने के लिए, नॉट टू कंप्लीट, नॉट टू take any of my responsibility. All the responsibilities at home are, as a lady, are your responsibilities. Now also the same feeling is there in the society कि बच्चे संभालना,
माँ का ही काम है, कुकिंग करना वाइफ का ही काम है, घर को क्लीन रखना ये भी आपका ही काम है। एंड मेरी परवरिश जिस एनवायरनमेंट में हुई थी, मुझे कभी ये ऑब्जेक्शनेबल लगा ही नहीं, क्योंकि सब लेडीज यही करती थी। तो ये मेरा ही काम है, ये करके मुझे करना है, ये मैंने ठान लिया। मतलब उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन किया, लड़की को, घर को, एजुकेशन को, सबको संभालते हुए मैंने एमई कंप्लीट किया एंड देन आई बिकम टीचर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। अभी आपके करंट जॉब के बारे में बताएंगे, आप क्या कर रही है, क्या क्या सिखा रही है, क्या क्या पढ़ा रही है, और उसमें आपके फेवरेट सब्जेक्ट का तो थोड़ा मायना रहता ही है, उसके बारे में बताइए। मेरा 1 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मैंने टीचिंग फील्ड में एमई कंप्लीट करने के बाद टीचिंग फील्ड में जॉब शुरू किया, और अब मुझे 14 years आई हैव कंप्लीटेड इन टीचिंग फील्ड। नाउ आई एम वर्किंग विथ डॉक्टर DY Patil इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, आकोडी, and in that college I'm working since 10 years and मैं पहले कंप्यूटर डिपार्टमेंट की टीचर थी, और उसके बाद हमारे कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस नाम का एक नया ब्रांच खुला, जिसमें मुझे और एक हमारी मैम है डॉक्टर सुवर्णा पाटिल मैम, हम दोनों को उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया कंप्यूटर की सीनियर फैकल्टीज कंसिडर करके, सो दैट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर सके। एंड वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस is a branch related to computer. We can say 80 to 90% part of that is related to, means foundation is same for computer engineering and AIDS engineering. Just that 20% part is the specialization one, which as a girl from Banegaon, as a graduate from Jalna, that college, I haven't heard of these terms, but the foundation of since childhood which we have got, that make us, वो हमें प्रमोट करता है नई चीज़ें सीखने को, and adoption is the most important thing we inculcate during our school age. So जो भी नया आता है उसे अडॉप्ट करना है एंड सीखना है, तो मैंने वो पढ़ लिया, how to teach to artificial intelligence and data science students. And here the challenge I face is my students are more intelligent than me, because their studies since school they know how to do program in Java, how to do program in Python. I got to know about these languages only the example language, as a example of language. मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम जावा कहते हैं, ऐसे हम मतलब मुझे जो पढ़ाया गया एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका एग्जाम्पल है पाइथन, इतना ही पढ़ा था। नाउ आई एम टीचिंग दैट सिंस 4-5 years, आई एम टीचिंग दैट सब्जेक्ट एंड ऑल्सो आई एम डूइंग माई PhD with the help of that same programming language, that is Python. And also as sir asked me that my favorite subject maths, how it is related in this field is everywhere we used to face the understanding of mathematical concepts. One of the example I wanted to tell you that in data science, one concept we teach to the students, that regression line. एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री? y equal to mx plus c. This is the simplest concept of geometry. हम xy लाइन, xy ग्राफ पे जब लाइन प्लॉट करते हैं तो हम जैसे हाउ x वैरीज एंड अगर मैंने x की वैल्यू चेंज की तो y कैसे चेंज होता है, एंड वो सभी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, व्हाट वैल्यू y हैज गॉट, इस चीज को हम डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक लाइन बनाते हैं। तो वो अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलते हैं कि इट इज अ लीनियर लाइन और एंड ऑल। तो जब मैं रिग्रेशन पढ़ाती हूँ तो सपोज मुझे कुछ प्रेडिक्शन करना है, सपोज मुझे एज के हिसाब से किसी एम्प्लॉय का सैलरी प्रेडिक्ट करना है। सो व्हेन द पर्सन इज ऑफ एज 22, व्हाट इज हिज सैलरी? व्हेन द पर्सन इज ऑफ 24, व्हाट इज हिज सैलरी? एंड सो ऑन।
So my X here is age and Y here is salary. So मुझे salary predict करना है with the help of X, right? So अगर मेरा previously available data मुझे ये बोलता है कि age जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे salary, I am just assuming this, okay? Suppose मेरा X ऐसा है जिसके बढ़ने से Y की वैल्यू भी बढ़ती है और प्रीवियस डेटा ने मुझे ये दिया है, तो मुझे अगला फ्यूचर में मतलब मुझे एक नया एम्प्लॉय आया एंड उसने बोला कि मेरा एज 42 है, सो व्हाट कुड बी हिज सैलरी, मुझे प्रेडिक्शन करना है. तो आई कैन इजीली डू दैट बिकॉज आई हैव दैट प्रीवियस डेटा एंड आई हैव दैट रिग्रेशन लाइन फॉर दैट डेटा एंड दैट प्रीवियस डेटा सेज कि ये लाइन स्ट्रेट में जाती है, तो आगे गई तो आगे भी स्ट्रेट जाएगी एंड मुझे वो प्रेडिक्शन आएगा. लाइक दिस वे वेरी simple things are there from maths which we use in day-to-day life for doing these all computations and all. मैम मेरा नाम रिदम है और मैं जेएनवी वाशिम से हूँ. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपके घर पे एकदम सैड माहौल चल रहा था, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं थे और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, सब आपके अगेंस्ट थे, तो स्कूल में आपने स्टडीज़ पे कैसे फोकस किया? क्योंकि आप बहुत थॉट्स आते होंगे आपको कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपने ऐसा क्या इंस्पायर किया, मतलब आपको किसने इंस्पायर किया इस चीज़ में? मैं एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पर, बट ओवरऑल जो मुझे सब टीचर्स ने मेरे फ्रेंड्स ने वो एनवायरनमेंट ने सपोर्ट दिया एंड एज आई सेड कि टाइम इज़ द सॉल्यूशन फॉर any difficult complex problem. So all of these took part into that and a little bit of inner self control we can say कि मैं ऐसा रोते बैठूंगी तो शायद मुझे आगे डिफिकल्टी होगी, तो all of them together. शायद मैथ का भी कुछ रोल हो. Yes, and motivation and I got so many motivational situations जिससे मुझे ऐसे लगा कि ये सब मैंने अब तक किया है एंड बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो आगे भी मैं कर सकती हूँ. और वो इनर मोटिवेशन था कुछ जिससे मुझे आगे की प्रेरणा मिली. मेरा नाम जूही है, मैं बिहार बेगूसराय के महाना स्कूल से हूँ. मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आप बोले हमको मैथ में हम बहुत अच्छे थे पढ़ने में, आप इंजीनियर बनना चाहते थे और आपके अगल बगल या समाज के लोग आपको शादी करने के लिए मजबूर मतलब बोल रहे थे शादी करने, तो उस समय आप क्या सोचते थे और उन लोगों को आप क्या कहना चाहते थे? वो टाइम पे सिचुएशन थोड़ा अलग था, अभी इतना बुरा नहीं है. लड़कियों को हमने अभी स्टेज पे देखा कि पूनम एंड हर टीम वो शादी से पहले पीएचडी कर रहे हैं. मैं पीएचडी अब मेरी बेटी 10 साल की होने के बाद मैंने एनरोल किया है पीएचडी के लिए, तो सिचुएशंस चेंज हो गए हैं बट स्टिल पैरामीटर मे चेंज बट यू हैव टू फाइट एवरीवेयर. आपको सिचुएशन के साथ हमेशा लड़ना ही पड़ेगा एज अ गर्ल. एंड आई थिंक दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि हमारे पास वो एडिशनल शक्ति होती है, एडिशनल पावर होती है, इसीलिए तो हमें ससुराल में भेजा जाता है क्योंकि लड़का लड़की के घर में नहीं रह सकता है. ओनली वी गर्ल्स कैन गो एंड स्टे देयर फॉर सम डेज एंड देन वी टेक होल ओनरशिप ऑफ दैट होम एंड ऐसा सिर्फ हम कर सकते हैं. तो वी हैव दैट एडिशनल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ इन अस, सो दैट मेक अस डिफरेंट. थैंक यू मैम मेरा नाम शिवस्तुति है और मैं सांगली से हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब कॉलेज में पढ़ रही थी और आपको शादी के लिए फोर्स हो रहा था, तो हम यह समझ सकते कि आपका भाई का इसमें थोड़ा प्यार भी था, लेकिन जो बाकी के रिश्तेदार होते वो सिर्फ दिखाने के लिए ही प्यार करते, लेकिन मतलब वैसे तो आपकी शादी हो जाए इतनी उनकी इच्छा थी. तो इन्होंने कहा कि इन्होंने फाइट किया, तो आपने वैसा क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ कन्विंस ही क्यों किया सबको? I was a girl from Banegaon. Again, I am repeating that sentence. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 था. स्कूल कंप्लीट करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ भी जाता था, मतलब आया था, बट उसको दबाने के लिए मेरे लाइफ में सिचुएशंस ऐसे आए कि जिसके सामने मैं अपना कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाई. मेरा मतलब
उतना फाइट करने का एनर्जी एंड ऑल आई कुड नॉट शो दैट. लेटर ऑन जैसे जैसे मेरा एजुकेशन गिव्स अस सो मच ऑफ सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली नॉलेज. नॉलेज इज जस्ट द वन थिंग विच इज़ वेल नोन टू ऑल ऑफ अस, बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है. जैसे जैसे आप एजुकेशन ज़्यादा हायर एजुकेशन लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मतलब नॉट ओनली टू फाइट विथ सोसाइटी, बट आपका अपने मन के साथ फाइट करने का भी कैपेसिटी इंक्रीज होता है कि अपने दो मन होते हैं, एक हमें आगे जाने के लिए प्रमोट करता है और दूसरा खींचता है. तो दोनों तरफ से है. मतलब शादी के लिए फोर्स लोग कर रहे थे, तो सबसे पहली बात कि मेरा भाई बहुत सारी चीज़ें अपने आप से हैंडल कर लेता था, मेरे तरफ आने नहीं देता था. जितना मेरे तरफ आता था तो मैं इग्नोर करती थी. जब पानी सिर तक आ जाए तब देखा जाएगा, तो थोड़ा इग्नोरेंस भी मैं करती थी. और फाइटिंग का जब टाइम आया, रियल टाइम तब आया जब मुझे देखने के लिए लड़का आने वाला है ऐसा कॉल आया, तो मैंने ट्राई भी किया फाइट करने का, बट अगेन आई गॉट कन्विंस्ड विथ ऑल द इमोशनल थिंग्स शेयर्ड बाय हिम. एंड मुझे भी लगा कि हाँ, प्रैक्टिकली वो जो सोचता है, जो एनवायरनमेंट में हम पले बढ़े हैं, तो वो सही सोचता होगा. और मेरा जो एम था वो भी कंप्लीट हो गया था तब तक. मतलब एक लास्ट प्रोजेक्ट का एग्जाम छोड़ के बाकी सब कंप्लीट हो गया था. तो आई गॉट कन्विंस्ड. ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सामने वाले को कन्विंस करना है, कभी कभी हमें भी तो मोल्ड होना है ना. एंड कभी कभी नहीं, कभी कभी ही हम कन्विंस कर पाते हैं, ऑलवेज हमें ही मोल्ड होना होता है. दैट इज द रियलिटी एक्चुअली. मैम मेरा नाम युगंधरा, मैं जैन नासिक से हूँ. मैम आपका भाई आपको ऐसा क्यों धमकाता था कि फेल होगी तो मैं शादी करूंगी, फोर्स क्यों करता था मैम आपको? बिकॉज उसके लिए वो ही सही था. जिस सिचुएशन में वो मतलब था, उसके लिए वही सही था. मतलब अभी अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे बच्चे संभालना और मेरे घर का काम करना, घर क्लीन रखना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस है, तो ये कोई सोच सकता है कि ये गलत है, बिकॉज दे बॉट अप इन दैट एनवायरमेंट. बट मैं जिस एनवायरमेंट में बड़ी हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, यही होता होगा, यही होता है, तो मुझे कुछ नहीं लगता, आई कैन ईजिली मैनेज. वैसे वो जिस एनवायरमेंट में था, तो उसके लिए वो ही मतलब सही था. एंड मैं भी उसी एनवायरमेंट से थी, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आफ्टर बी आई शुड एक्सेप्ट दैट. थैंक यू. धन्यवाद. So, as usual, we will felicitate our guest.